कहानी का ये 18वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अभिजीत ने किसी काम से जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, वैसे ही सामने सलोनी कपड़े सुखाते दिख गई। जाने क्यों अभिजीत को जाने से पहले उसके साथ हुई मुलाकात याद आ गई। बहुत उदास थी तब वो, लेकिन अभी चेहरे की चमक बता रही थी मानो उसके हाथ कोई खजाना लग चुका हो। बड़ी खुश दिखाई पड़ रही हो। अभिजीत उसे देखते हुए उसके घर तक आ गया। सलोनी उसकी आवाज से चौंकी और घूमकर उसे देखते हुए हैरानी से बोली, अभिजीत तुम कब आए? बस अभी अभी, उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा काम हुआ? कुछ पता चला? सलोनी बोली तो अभिजीत ने कहा, चल जाएगा। काकी बहुत उदास रहती थी, उसने बताया तो अभिजीत बोला, तू थी तो उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन तुम्हारी कमी मैं पूरी नहीं कर सकती अभिजीत। बस कुछ समय की बात और है, उसने तसल्ली दी तो सलोनी ने भी हामी भरी। वैसे क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही है? अभिजीत ने पूछा तो सलोनी सकपका गई। वो भूल चुकी थी कि अभिजीत इस बात से अनजान है कि वो और अरुण अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर चुके थे। उतने में अरुण हाथ में कागज लिए आया और बोला, सलोनी साइन कर। किस बात के कागज है? सलोनी ने हैरानी से पूछा तो वो बोला, अकाउंट ज्वाइंट करने के। अभिजीत सलोनी को अजीब सी नजरों से देख रहा था और सलोनी भी असहज हो रही थी। इसकी क्या जरूरत है? सलोनी थोड़ा अचकचाकर बोली तो अरुण बोला, जरूरत कैसे नहीं है, बार बार का झंझट ही नहीं रहेगा। अकाउंट ज्वाइंट रहेगा तो एक कार्ड तेरे पास ही रखना तू। सलोनी ने अभिजीत की ओर देखा तो अरुण उसे देखते हुए बोला, कैसा है अभिजीत? ठीक हूँ, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन नजर सलोनी पर ही थी। कब आया? बस अभी अभी। क्या कर रही है तू? साइन करना, अरुण झल्लाते हुए बोला तो सलोनी ने अभिजीत को देखते हुए कागज और पेन पकड़ लिया। शादी हो गई? जाने क्यों अभिजीत ने उसे देखते हुए पूछा तो अरुण बोला, अभी कहाँ, सगाई है 20 को। सलोनी ने नजर झुका ली, जबकि अरुण बड़ा ही सामान्य रहा। पहली बार तो अभिजीत से उसने वो जीत लिया था जिसकी उसे हमेशा से आस थी। अब तो हर दुश्मनी भी खत्म थी और हर अनकही प्रतिस्पर्धा भी। गजब का दिन चुना है, अभिजीत ने तंज कसा तो अरुण बोला, दिन तो सलोनी की सगाई का ही है, बस लड़का बदल गया। ये मेरे जाने का फायदा हुआ है, अभिजीत ने अरुण से कहा तो अरुण बोला, शायद। देखो अभिजीत, सलोनी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, अभिजीत ने अपना हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब भी सफाई देगी? अभिजीत ने कहा तो अरुण बोला, आखिरी बार दे लेने दे, फिर मैं बात भी नहीं करने दूंगा। अभिजीत ने उसे घूरा तो अरुण भी उसे घूरते हुए बोला, मेरी थी और मेरी ही रही। मान लिया, अभिजीत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा तो अरुण और सलोनी दोनों हैरान रह गए। अभिजीत सलोनी को देखते हुए बोला, उस दिन जब तेरी आंखों में आंसू और बेचैनी देखी थी तभी अंदाजा हो गया था, बस उलझा हुआ था इसलिए समझ नहीं पाया। मैं नहीं जानती अभिजीत, कब, कैसे और कहाँ। सलोनी बोली रही थी कि अभिजीत मुस्कुराकर बोला, शायद इसी को प्यार कहते हैं। तुम्हें बुरा नहीं लगा? सलोनी ने पूछा तो अभिजीत बोला, मुझे खुशी हुई कि मैं दो प्यार करने वालों के बीच में आने से बच गया। अब तुम? सलोनी ने पूछा तो अभिजीत हंसते हुए बोला, मेरी माँ मेरा पीछा इतनी आसानी से छोड़ ना देंगी, किसी न किसी को तो बांध ही देंगी मेरे पल्ले। क्या पता उसके पहले तेरा ही दिल किसी से बंध जाए। अरुण ने कहा तो अभिजीत उसे देखते हुए बोला, मुझ जैसे को कौन झेल पाएगी? कोई तो होगी जिसे तेरा ही इंतजार होगा, उसने कहा तो अभिजीत को शनाया के कहे शब्द याद आ गए। दोबारा मिलने आओगे? शायद पहली दफा किसी ने इंतजार करने की बात कही थी, वो भी एक लड़की ने। जाने क्यों उसका दिल तोड़ना उसे बुरा लगता है, उसके लिए सब कुछ करना चाहता है। वो उसे हर दर्द से दूर कर देना चाहता था। कुछ तो अनकहा रिश्ता है उनके दरमियान। क्या सोचने लगा? अरुण ने पूछा तो अभिजीत को होश आया और वो सिर ना में हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, सगाई में आना। अरुण ने कहा तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, जरूर आऊंगा। अपने मन पर कोई बोझ मत रखना, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने अपने लिए सबसे ज्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी चुना। अभिजीत ने सलोनी से कहा तो इस बार उसके भी चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और उसने अरुण की ओर देखा तो वो भी उसे प्यार से निहार रहा था। उसकी मुस्कान में हया की लाली घुल चुकी थी। अभिजीत और सिया की बात हुए लगभग 10 दिन बीत चुके थे। अभिजीत पूरी तरह से अपनी खोज में डूबा हुआ था।
पुलिस स्टेशन से लेकर हॉस्पिटल, हर संभव जगह वो हो आया था। और अब उसका एक ही लक्ष्य था, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना। वो कहीं न कहीं ये बात समझ चुका था कि सभी तार एक ही सिरे से जुड़े हैं, जिसकी अलग-अलग कड़ी हर एक के पास थी। सबसे पहले कड़ी मिली थी शनाया से और दूसरी तनुजा जी से। हालांकि उस दिन के बाद तनुजा जी से ना तो वो मिला था और ना ही उसने मिलने की कोशिश की थी, क्योंकि नतीजा पहले दिन ही उसके सामने था, जब वो उसे सबसे दूर रहने की सलाह देकर चली गई थी। लेकिन उनकी इस परवाह ने उसे एक चीज तो जता दी थी, और वो थी कि उनका भी इस रहस्य से गहरा नाता था। इन पिछले कुछ दिनों में वो खाना पीना और सोना भूल चुका था, और बहुत कुछ उसने इन 10 दिनों में अपनी भाग दौड़ से जान लिया था। अब विराट भी पहले से काफी बेहतर होने लगा था। सिया उसका पूरा ख्याल रख रही थी। यशवंत जी से बातचीत करके उसने पूरी एहतियात बरती थी कि अभिजीत को अब कोई खतरा ना हो, और इस बात का पूरा ख्याल वो और वेदांत मिलकर रख रहे थे। अब विराट भी खुद से ना सही, लेकिन सहारे से जरूर चलने में सक्षम हो गया था। ऐसे ही एक दिन वो बैठे बैठे उब गया था। सिया भी इतनी देर से आई नहीं थी। किसी के कहने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन विराट को अब सिया की आदत हो चुकी थी। उसके हाथ सोम से खाने में पूरी तरह सक्षम थे, लेकिन फिर भी जाने कि वो सिया के हाथों से ही खाता था, और जब तक वो ना आती उसका इंतजार करता रहता। कोरी नाराजगी दिखाने के लिए काफी थी, लेकिन इस बात का एहसास उसे भी नहीं था कि वो नाराजगी के बादल कब के छट चुके थे। ये बात और थी कि वो ये जताना नहीं चाहता था। शायद यही वजह थी कि उसने जानबूझकर सिया के सामने अपनी नाराजगी को जस की तस रखा हुआ था। समय अधिक बीत जाने पर उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अब तक सिया का कोई नामो निशान नहीं था, और ना ही उसकी स्कूटी उसे बाहर खड़ी दिखाई दी थी। कहाँ रह गई ये आज? विराट खिड़की से बाहर देखते हुए पड़ पड़ा। उसने आहिस्ता से बिस्तर पर बैठते हुए अपना मोबाइल उठाया और सिया को फोन लगाने लगा, लेकिन जाने क्यों उसके हाथ रुक गए। अभी तक की नाराजगी पल भर में कैसे वो भुला सकता था? नहीं, वरना सोचेगी कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई, और उसने भी तो एक बार भी नहीं सोचा था इतना बड़ा नाटक करने से पहले। बोलते हुए उसने मोबाइल साइड में पटक दिया। बामुश्किल 5 मिनट बीते होंगे कि उसने हाथ बढ़ाकर फिर से मोबाइल उठा लिया और बोला, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? वो खुद चलती फिरती मुसीबत है, वो क्या मुसीबत में फंसेगी? वो दूसरों को मुसीबत में फंसा दे। उसने फिर खुद से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर बोला, क्या कर रही है ये लड़की इतनी देर से? और वो खुद से चिल्लाया। फोन वो करना नहीं चाहता था, और सिया को भी अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ रही थी। बार बार दिल कर रहा था कि उसे फोन लगा ले, और दिमाग रोक रहा था कि इतनी सी सब काफी नहीं है उसके दिल से खेलने के लिए। अब दिल तो कब का रजामंद हो चुका था, लेकिन दिमाग शिकस्त खाने को तैयार नहीं था। तो वो भी क्या करे? आखिरकार वो उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कमरे से बाहर आ गया। बाहर बैठी सिस्टर उठते हुए बोली, सर कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो विराट ने इधर उधर देखा तो सिस्टर बोली, कुछ चाहिए था आपको? हाँ, वो पानी पानी चाहिए था। विराट ने बेवकूफ़ी भरा बहाना बनाया, मैं अभी लाती हूँ। बोलते हुए सिस्टर एक पानी से भरा जग कमरे में ले आई तो उसने देखा कि जग पहले से ही वहां भरा रखा था। सर ये तो पहले से भरा है। उसने जैसे ही कहा तो विराट पूरी तरह से चौंक गया और बोला, वो नींद से उठा था इसलिए ध्यान नहीं दिया। थैंक यू, मैं पानी निकाल देती हूँ। बोलते हुए सिस्टर गिलास उठाकर पानी निकालने लगी और फिर गिलास विराट के आगे करते हुए बोली, लीजिए सर। थैंक यू। विराट को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। एन वक्त पर ढंग के बहाने तक उसे याद नहीं आते। नो प्रॉब्लम, बोलते हुए सिस्टर मुस्कुराई और उसे देखने लगी। विराट ने देखा कि सिस्टर उसे ही निहार रही थी तो उसने असहज होकर अपना गला साफ किया, लेकिन उससे सिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिस्टर, विराट ने कहा तो वो बोली, नमिता सर। जी? विराट चौंका तो सिस्टर बोली, मेरा नाम नमिता है, प्लीज नमिता ही कहिए। अब तो विराट को सिया के ना आने पर खुशी ही हो रही थी, वरना इतना सब सुनने के बाद तो वो नमिता का गला ही दबा चुकी होती। उसे याद आया कि किस तरह उसे बिहान की सगाई में रिधिमा के साथ बातें करते देखकर वो पूरी तरह चिड़ी हुई थी। उस दिन को याद करके विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और इस कातिलाना मुस्कान पर नमिता और भी ज्यादा फिदा हो गई।
उसे लगा कि विराट उसकी बात का मुस्कुराकर जवाब दे रहा है, तो वो और भी शर्मा गई और बोली, यू हैव ब्यूटिफुली स्माइल सर। अचानक ही विराट को होश आया और वो अपनी मुस्कान दबाते हुए बोला, अब आप चाहिए जी। नमिता को लगा कि मुस्कान से शुरू हुई बात कुछ दूर तक तो जाएगी, लेकिन उसे तो आधे रास्ते भी जाने को नहीं मिला और शुरू में ही विराट ने सत्य के धरातल पर उतार दिया। जी, कोई जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा, विराट ने कहा तो वो मन मार कर बाहर चली गई। इतने में सरोज काकी उसका नाश्ता लेकर कमरे में आई और इस बार उनके हाथ फिर निराशा ही लगी। सिया नहीं आई अब तक? अभिजीत ने पूछा तो सरोज काकी उसे हैरानी से देखते हुए बोली, वो तो देर से ही आने को बोली थी, आज आपसे बात नहीं हुई क्या? अब विराट उन्हें क्या बताता कि वो सिर्फ दिखावे के ही युगल थे। असल में तो विराट उससे अब बात भी नहीं करता था। दिल तो बहुत करता था, लेकिन हर बार उसकी टीपी देखकर ही संतोष कर लेता था। सिया के भेजे मैसेज को ना जाने कितनी बार पढ़ लेता था, लेकिन अपने अहम के कारण उसे कभी जवाब नहीं देता था। नहीं, वो शायद बताया होगा, मेरे ही दिमाग से निकल गया। विराट ने फौरन बात को संभाला। अच्छी बात है, आप नाश्ता कर लीजिए विराट बाबा, सरोज काकी ने कहा तो उसने एक नजर नाश्ते को देखा और कहा, आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। अरे ठंडा हो जाएगा, सरोज काकी ने कहा तो वो बोला, नहीं होगा, और अगर हो जाएगा तो मैं किचन स्टाफ को बोल दूंगा, वो गर्म कर देंगे। सरोज काकी उसे देखते हुए बोली, सिया बेबी का इंतजार कर रहे हैं। विराट खामोश हो गया। झूठ बोलना नहीं चाहता था और सच बोला नहीं जा रहा था। उसने बात बदलते हुए कहा, वेदांत कहाँ है? छोटे बाबा तो सुबह ही निकल गए ऑफिस के लिए। विराट बोला, आरोही जी से सगाई की बात नहीं उसे कितना बदल दिया है। बदल तो आप भी बहुत गए हैं, सरोज काकी मुस्कुराकर बोली तो विराट ने उन्हें चौंकते हुए देखा और बोला, मैं? सरोज काकी मुस्कुराकर बोली, प्रेम सभी को बदल देता है। विराट झेप कर इधर उधर देखते हुए बोला, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है काकी, हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही मुस्कान आपके चेहरे पर सदा बनी रहे। उन्होंने कहा तो विराट झिझकते हुए नजरें चुराने लगा। सरोज काकी भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए निकल गई। उसने घड़ी देखी, आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन ये लड़की जाने कहाँ गायब थी। उसने मोबाइल की ओर देखा और खुद से बोला, यहीं रुका तो उसको फोन लगा ही दूंगा, पापा के पास ही चला जाता हूँ, ऑफिस निकलने से पहले मिल ही लूंगा। बोलते हुए वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक बार फिर नमिता उसे देखकर उठ खड़ी हुई। एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, बस कमरे में उबन हो रही थी, इसलिए सोचा बाहर घुमाऊं। चलिए मैं ले चलती हूँ। बोलते हुए उसने सहारे के लिए उसका हाथ पकड़ा तो अभिजीत ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, नो थैंक यू, मैं चल सकता हूँ। नमिता ने उसे देखा और फिर मन महसूस कर सिर हिला दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने सीढ़ियां पार की ही थी कि अचानक से यशवंत जी के कमरे से जोर जोर से उसे आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कुछ कदम बढ़ाए तो साफ साफ सब सुनाई आने लगा। रमा जी उन पर चिल्ला रही थी, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपा कर रखी? क्योंकि उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रमा जी के हाथ में कुछ कागज थे, वो उसे पकड़े हुए बोली, ये आपको छोटी सी बात लगती है? यशवंत जी बोले, इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं है? विराट के नाम पर आपकी पहली पत्नी की पूरी संपत्ति है, फिर भी आप अपना हिस्सा वेदांत को देने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि वो नंदा के पिता की संपत्ति थी, ये सब उन्हीं का कारोबार था जिसे मैंने संभाला था, इसलिए उसका बड़ा हिस्सा वो नंदा के नाम कर गए थे और नंदा ने सब कुछ विराट के नाम लिख दिया था, क्योंकि उस वक्त एक वही हमारा बेटा था। आपका बेटा नहीं है वो, आपका बेटा सिर्फ वेदांत है। वो जोर से चिल्लाई तो विराट को लगा मानो उसने कुछ गलत सुन लिया। चिल्लाओ मत, वो बोले तो रमा जी बोली, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं मैं? मेरे जायज बेटे का हिस्सा आपकी संपत्ति में आधा भी नहीं है, और जिसे अनाथ आश्रम से उठाकर लाए थे वो? रमा, यशवंत जी का हाथ उठ चुका था, लेकिन रमा जी बोली, मुझे चुप करवा लेंगे, लेकिन इन कागजों को कैसे छुटलाएंगे? वो पेपर्स विराट के एडॉप्शन पेपर्स थे। ऐसे यशवंत जी ने उनके हाथ से वो कागज छीने और उन्हें उठाकर माचिस से आग लगा दी। रमा जी उन्हें घूरते हुए बोली, इससे अब भी ये सच नहीं बदल जाएगा कि विराट एक अनाथ आश्रम से उठाया हुआ बच्चा है और वेदांत आपका अपना खून।
वेदांत बस एक रात की गलती का नतीजा है, वरना मैं कभी भी नंदा को धोखा नहीं दे सकता था, समझी तुम? यशवंत जी भी गरज कर बोले तो रमा जी भी हैरान रह गई। जाने कैसे यशवंत जी के मुंह से आज ये बात निकल गई। ये बात सच थी कि वेदांत उनकी एक रात की गलती का ही नतीजा था, लेकिन था तो उनका ही खून। जिस बेटे को हमेशा लाड प्यार से पाला, विराट के मोह में आकर उसे अपनी भूल कैसे कह गए। रमा जी ने नम आंखों से कहा, मेरा बेटा गलती है, वो गलती जिसने जीवन भर आपसे और उस अनाथ लड़के से सबसे ज्यादा प्यार किया। मेरा वो बेटा जो आज आपके बिखरने और उस विराट की बिस्तर पर पड़े होने के बाद ऑफिस अकेले संभालने चल पड़ा, वो लड़का गलती। रमा, यशवंत जी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन तब तक उनकी नजर दरवाजे पर सदमे में खड़े विराट पर पड़ी। विराट, वो हैरानी से उसे देखने लगी। रमा जी भी उनकी बात सुनकर हैरानी से मुड़कर देखने लगी। विराट की हालत देखकर उन्हें लगा नहीं था कि वह खुद से नीचे आ जाएगा। विराट, यशवंत जी उसकी ओर बढ़े, लेकिन विराट ने हाथ दिखाकर अपने पास आने से उन्हें रोक दिया। वो हल्का सा लड़खड़ाया तो यशवंत जी और रमा जी दोनों उसे संभालने आगे बढ़े, लेकिन पीछे से आई सिया ने उसे संभाल लिया। विराट ने उसे सूनी आंखों से देखा तो सिया का भी दिल भर आया। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी कि यशवंत जी भी पीछे पीछे आने को हुए, पर सिया ने उन्हें देखते हुए ना में गर्दन हिला दी तो वो वहीं ठहर गए और बस उसे देखने लगे। बदले में सिया ने पलके झपकाकर उन्हें निश्चित किया और अभिजीत को उसके कमरे में ले गई। कमरे में आते ही विराट के सब्र का बांध टूट गया था। वो सिया से लिपट कर रोने लगा। शायद ये अभिजीत के लिए जितना कठिन था, उससे ज्यादा विराट के लिए था। अभिजीत को भी शनाया का सहारा लगा था, लेकिन विराट को उस वक्त सिया के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। सिया उसके बालों को सहलाती हुई जाने कितनी देर बैठी रही और विराट रोते रोते उसकी गोद में सो चुका था। उस दिन किसी ने कुछ नहीं खाया था। यशवंत जी विराट से बात करना चाहते थे, लेकिन सिया ने उन्हें रोक दिया था। जब तक वो खुद को संभाल नहीं पाता तब तक किसी की बात सुनने के काबिल भी नहीं बन सकता। 3 दिन ऐसे ही बीत चुके थे। हर तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। विराट किसी से कुछ नहीं बोलता था और बाकी सब भी बस विराट के बोलने का इंतजार करते थे। आज 3 दिन बाद सिया उसके कमरे में आई तो विराट जैसा का तैसा लेटा हुआ था। विराट, कुछ खा लो। बस वो सिया की जबरदस्ती से 2-4 निवाले खाता और फिर नीरस लेटा रहता। मुझे सब क्यों छोड़ जाते हैं सिया? अचानक ही उसने पूछा तो सिया बस खामोशी से उसे देखने लगी। विराट उसे देखते हुए बोला, माँ छोड़ गई, फिर पापा दूर हो गए, सिमरन बनकर तुम पास आई तो तुम भी धोखा निकली। और देखो ना, अब मालूम चला कि ये सब तो मेरे जन्म के साथ ही शुरू हो चुका था। जब जन्म देने वाले माता पिता ही मुझे अनाथ आश्रम छोड़ गए तो बाकी सबसे क्या शिकायत करना। बोलते हुए वो दर्द से मुस्कुराया। सिया उसका हाथ थामते हुए बोली, तुम अनाथ नहीं हो विराट, और ना ही तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ा था। विराट उसे एकटक देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारा भाई जिंदा है। विराट उसे कुछ पल देखते हुए बोला, फिर से नई कहानी? प्लीज सिया, अब नहीं। कुछ पल सिया ने उसे देखा और फिर बोल पड़ी, उठो। क्या? विराट ने निराशा से पूछा, लेकिन सिया उसका हाथ थामते हुए बोली, उठो। विराट विरोध करने जितनी ताकत में नहीं था। उसका कहीं जाने का मन तो नहीं था, लेकिन सिया के आगे वो कमजोर हो गया और उसके साथ चलता चला गया। सिया के साथ उसे जाते देखकर यशवंत जी और बाकी सब देखते रहे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर के बाद सिया उसे एक पार्क में ले आई, जहां बेंच पर बैठे एक शख्स की पीठ उसे दिखाई पड़ रही थी। अभिजीत ने सिया की ओर देखा तो उसने विराट का हाथ छोड़ते हुए उसे सामने इशारा किया। विराट धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा और उसकी आहट पाकर वो शख्स भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। विराट उसके सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसकी सूरत देखकर हैरान रह गया। हूबहू उसकी शक्ल का इंसान उसके सामने खड़ा था, जैसे कोई आईना। वो कुछ पल उसे देखने के बाद लड़खड़ा गया, लेकिन इस बार अभिजीत ने उसका हाथ थाम लिया और विराट को एक मजबूत बल मिल गया। ये? उसने सिया को देखते हुए पूछा, तुम्हारा जुड़वा भाई अभिजीत? सिया ने कहा तो विराट के होश उड़ गए और वो बस एकटक उसे देखता रहा। ये कैसे मुमकिन? वह खुद में बुदबुदाया तो अभिजीत ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके आगे एक पेपर की कटिंग कर दी।
शहर के मशहूर व्यापारी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का संदिग्ध हालातों में निधन। पत्नी बच्चों समेत कार में सवार थे। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का शव एक्सीडेंट की जगह बरामद हुआ, लेकिन बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। पुलिस और सूत्रों के हवालों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि गाड़ी के अनियंत्रित होने से गाड़ी पेड़ पर अटक गई और बच्चों की खाई में गिरने से मौत हो गई। लगभग 1.5 साल पहले ही उन्हें घर में लंबे समय के बाद जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन इस हादसे ने उनके पूरे परिवार की खुशियां एक बार में उजाड़ कर रख दी। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है और सीबीआई को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। बड़े व्यापारी होने के कारण कई लोगों के रंजिशी निशाने पर होने की खबरें सब तरफ से आ रही हैं। पुलिस प्रशासन सक्रियता से अपने काम में जुट गई है। अभिजीत ने जैसे ही तारीख पर ध्यान दिया तो ये खबर लगभग 27 साल पुरानी थी और इसके बाद उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था और वो धम से बेंच पर बैठ गया। कुछ समय बाद अभिजीत, विराट, सिया और शनाया चारों एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। ये शनाया का रिहेब सेंटर था, क्योंकि इससे ज्यादा सेफ जगह उनके लिए इस बात को करने के लिए नहीं थी। विराट, जो पिछले 3 दिनों से अपनी पहचान को लेकर उदास था, अचानक से अपनी पहचान मिलने पर इसे स्वीकार कर पाना उसके लिए भी मुश्किल था। अभिजीत उसके ठीक सामने बैठा हुआ था और हिम्मत जुटा रहा था कि किस तरह वो अपनी बात विराट को बताएगा। तभी शनाया ने उसका चेहरा देखते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा और अभिजीत ने एक नजर उसे देखा, जिसने अपनी पलकें झपकाकर उसे हिम्मत दी और अभिजीत ने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। कहानी शुरू होती है 70 साल पहले, ठाकुर अवधेश प्रताप सिंह से। ठाकुर अवधेश प्रताप सिंह अपने छोटे से गांव से शहर आकर बस गए, आंखों में बड़ा व्यापारी बनने का सपना लिए। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात की मेहनत और अपने गांव की जमीन को बेचकर लाई गई पूंजी अपने छोटे से लकड़ी के कारोबार में लगा दी। धीरे धीरे मुनाफे को जोड़ जोड़ कर लोग जोड़ लिए और लकड़ी के फर्नीचर का काम बढ़ा लिया। और ये सब हुआ था उनके घर में बेटे के जन्म लेने के बाद, जिसका प्यार से उन्होंने नाम रखा था ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। बचपन से तीव्र बुद्धि के मालिक ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह बचपन से ही पिता की दुकान में जाकर बैठ जाया करते थे। हिसाब किताब के पक्के महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल से आकर दुकान पर ही समय बिताया करते। पिता को देखकर कई बार उनकी तरह वो भी ग्राहकों से सामान के भाव ठाव में बराबरी करते, बल्कि कई बार अवधेश प्रताप से भी ज्यादा या फिर दुगने दाम में वो सामान को बेच दिया करते। उनकी छोटी बहन तनुजा बस घर गृहस्थी में खुश रहना जानती थी। उसे व्यापार या धन दौलत का कोई मोह न था, लेकिन महेंद्र प्रताप अपने पिता की छवि थे, बल्कि उनसे भी 4 कदम आगे थे। माँ को अक्सर सिलाई मशीन पर काम करते देख उन्हें उत्सुकता होती कि ये सब क्या है। धीरे धीरे सिलाई मशीन की उपयोगिता मालूम होने पर एक सिलाई मशीन भी दुकान पर रखवा दी। उस सिलाई मशीन को गांव में माँ ने जितने का खरीदा था, उससे 3 गुना कीमत पर दिल्ली में पहली बार महेंद्र प्रताप सिंह बेच आए और तब उनकी उम्र महज 15 साल की थी। ऐसे ही कुछ और सिलाई मशीन लाना और बेचना उनका धंधा बना और धीरे धीरे करके अन्य तकनीकी उपकरण भी उनकी दुकान की शोभा बढ़ाने लगे। सामान ज्यादा होने पर महेंद्र प्रताप जी ने दूसरी दुकान खरीदने पर जोर दिया, लेकिन पिता ने सोचा कि 2 दुकानों को वो अकेला कैसे संभालेंगे। तब महेंद्र प्रताप जी ने मदद के लिए स्वयं का नाम आगे किया, लेकिन पिता चाहते थे कि वो आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ दिन की जिद के बाद पिताजी को घुटने टेकने पड़े और 1 से 2 दुकान हो गई। चूंकि महेंद्र प्रताप सिंह की एक दुकान अपना नाम बना चुकी थी, इसीलिए अब ये नई दुकान भी महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से ही चल पड़ी। महज 16 साल की उम्र में महेंद्र प्रताप जी की अपनी दुकान हो चुकी थी और वो अपनी दुकान में इतनी तेजी से मुनाफा निकाल रहे थे जितना पिताजी भी इतने वर्षों में ना कर पाए। लगभग 10 वर्षों में ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह एंड कंपनी अपने 4 अलग अलग व्यापार में पूरी तरह से तरक्की कर चुकी थी। इस बीच महेंद्र प्रताप जी का ब्याह हुआ एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित लड़की सरस्वती से। सरस्वती को घर सजाने से अधिक महेंद्र प्रताप जी के साथ व्यापार करने में उत्सुकता रहती। कहीं न कहीं महेंद्र प्रताप जी को उनमें अपना ही पुराना जुनून दिखाई दिया और लिहाजा उन्होंने उन पर कोई पाबंदी ना लगाते हुए उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया।
22 वर्षों का सफर पूरा हुआ और महेंद्र प्रताप जी अब 38 की उम्र में आ गए। अब पूरे जयपुर ही नहीं, पूरे भारत में उनका नाम प्रसिद्ध था। बस कमी थी तो उनका वंश आगे बढ़ाने वाले की। ब्याह के 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। ठाकुर अवधेश भी अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ चल बसे। इसी बीच उनकी छोटी बहन तनुजा के पति विजेंद्र भी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर व्यापार करने लगे और उनकी एक पूरी कंपनी वो भी संभालते थे। इसी बीच खुशखबरी उठी कि तनुजा जी मां बनने वाली हैं। इस खबर ने ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह और सरस्वती जी को भी बहुत खुशी दी, लेकिन मन ही मन जाने क्यों उन्हें अपने संतान की कमी खलने लगी। सरस्वती जी की भी तबीयत खराब रहने लगी। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह उन्हें अस्पताल दिखाने ले गए और मालूम चला कि सरस्वती जी की इतने सालों की सुनी गोद भी भरने जा रही है। समय पंख लगाकर उड़ गया और तनुजा जी ने एक बेटे को जन्म दिया। वहीं 2 महीने बाद ही सरस्वती जी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी ने पूरे धूमधाम से एक समारोह का आयोजन किया और अपने दोनों बेटों और बहन के बेटे का नामकरण संस्कार किया। हंसी खुशी से वक्त बीतने लगा और 1.5 साल के बाद अचानक एक दिन उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से असंतुलन बना और गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। खाई के नजदीक होते हुए इस हादसे में दोनों पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई और दोनों बच्चे। बोलते हुए अभिजीत खामोश हो गया और विराट भरी आंखों से उसे देखने लगा। ये सब तुम कैसे जानते हो? विराट ने भर्राई आवाज में पूछा तो अभिजीत ने उसके आगे एक डायरी कर दी, जिसमें ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की हैंडराइटिंग में उनके बचपन से लेकर अब तक का वृतांत था। ये तुम्हें कहाँ से मिली? विराट ने डायरी के पन्ने पलटने के बाद पूछा तो अभिजीत बोला, बस समझ लो कि कोई हमारी मदद करना चाहता है, जिससे हम अपनी पहचान फिर से पा सकें, अपने पिता के नाम को फिर से जिंदा कर सकें। विराट उसे हैरानी से देखने लगा और अभिजीत ने अपना कार्ड आगे करते हुए कहा, पेशे से मैं एक रिपोर्टर हूँ और इस तरह की खबरें इकट्ठा करना मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। इसलिए कई जगह जाकर मैंने छोटी छोटी बारीकी नोट करते हुए एक एक कड़ी जोड़ी है और ये सब कुछ इस तरह मेरे सामने आया है। और मैं ये कैसे मान लूँ कि हमारी शक्ल मिलना सिर्फ एक संयोग नहीं है? विराट ने पूछा तो अभिजीत ने उसके आगे डीएनए रिपोर्ट रख दी, जिसे देखकर विराट ने हैरानी से पहले उसे और फिर सिया को देखा तो सिया बोली, अभिजीत ने ही उस एक्सीडेंट के बाद तुम्हें ब्लड देकर तुम्हारी जान बचाई थी और उसी के बाद मैंने ये डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट तुम्हारे सामने है। लेकिन विराट को अब भी यकीन नहीं हो रहा था तो सिया ने वेदांत और उसकी डीएनए रिपोर्ट भी उसके सामने कर दी, जिसे देखकर विराट की आंखों से आंसू का एक कतरा फिर से बह निकला। कोई तुम्हें आज की हकीकत से मुंह मोड़ने के लिए नहीं कह रहा विराट, और ना ही तुम्हारे परिवार से तुम्हें दूर कर रहा है, लेकिन तुम पर बचपन से गलत दवाइयों और हालतों का प्रयोग भी यही साबित करता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि तुम ठीक हो। और साथ ही अब जब तुम पूरी तरह से ठीक होने लगे हो तो तुम्हें जान से मारने की कोशिश यही साबित करती है कि कोई तो है जो तुम्हारी सच्चाई से वाकिफ है, और अगर नहीं भी है तो भी किसी कारण से तुम्हारी जान जरूर लेना चाहता है। सिया ने विराट को समझाया तो उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मान भी लो कि ये सच है भी, लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि हम दोनों ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी के बेटे हैं? अभिजीत ने इस बार उसके सामने एक और पुरानी तस्वीर रखते हुए कहा, ये तस्वीर गौर से देखो, एक्सीडेंट से ठीक पहले हुए एक समारोह की है। इसमें ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी की गोद में उनके दोनों बच्चे हैं। उस तस्वीर को देखते हुए विराट की आंखें और बड़ी हो गई। सिया, विराट ने कहा तो सिया ने हामी में सिर हिलाते हुए अपने बैग से एक और तस्वीर निकाली और सामने रखते हुए कहा, और ये वो तस्वीर है जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें अडॉप्ट करके अपने घर लाए थे। विराट ने उस तस्वीर को कई बार देखा था, लेकिन इतने गौर से आज देखा। वास्तव में उसका चेहरा ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की गोद में बैठे बच्चों से हूबहू मिल रहा था। और ये तस्वीर जब मैं मेरे माँ और बाबा को मिला था। अभिजीत ने एक तस्वीर और उसके सामने की जिसमें वो उसके माँ बाबा के साथ था, और बिल्कुल अभिजीत भी वैसा ही लग रहा था जैसे तस्वीर में बच्चे थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अभिजीत बोला, जैसा तुम महसूस कर रहे हो वैसा ही मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के वक्त महसूस किया था, लेकिन हर चीज की छानबीन करके मैं इसी नतीजे पर आया हूँ कि उस एक्सीडेंट में हमारे माता पिता की मौत तो हुई, लेकिन हम खाई में नहीं गिरे थे।
मतलब? विराट ने पूछा तो अभिजीत बोला, मतलब ये कि खाई में गिरने के बाद इतने छोटे बच्चों का बचना लगभग नामुमकिन है। मैं मेरी माँ को मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था, जबकि तुम अनाथ आश्रम से। इस बीच कोई तो कड़ी जरूर है जो मिसिंग है। इसी कड़ी में ये राज छुपा है कि हम कैसे बच गए और हमें किसने बचाया, और हम अलग अलग जगह पर कैसे जा पहुंचे। लेकिन ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के एक्सीडेंट को तो मर्डर मिस्ट्री ही कहा जाता है। तो क्या सच में ये एक्सीडेंट ना होकर कोई? विराट ने कहा तो शनाया ने कहा, हाँ, ये एक मर्डर ही है, एक प्री प्लान्ड मर्डर। लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा कौन कर सकता है? विराट ने पूछा तो शनाया ने उसे अपने हिस्से का सच बता दिया और फिर अभिजीत बोला, शक तो बहुत लोगों पर है, लेकिन इस राज का पर्दाफाश करने के लिए कुछ लोगों की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। विराट ने पूछा, जैसे? अभिजीत बोला, हमारी बुआ तनुजा, मतलब विहान की मम्मी। विराट ने पूछा तो अभिजीत ने हामी में गर्दन हिलाई। विराट सोच में पड़ गया। कितने अजीब खेल दिखाती है किस्मत। उसके सबसे अच्छे दोस्त की माँ उसकी बुआ है, और उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका भाई है। कोई और भी है जो हमारी तरह ही इस राज का पर्दाफाश करना चाहता है, इसलिए बार बार केस का रीओपन होना इस बात को पक्का करता है। लेकिन बस उनका नाम ना तो सीबीआई वाले डिस्क्लोज कर रहे हैं और ना ही हमें अब तक पता चल सका है। अभिजीत ने कहा तो शनाया बोली, अगर वो इंसान सामने आ जाए तो मुमकिन है कि तुम लोग इस केस को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन शायद उसे भी कोई खतरा हो, इस वजह से वो सामने नहीं आना चाहता हो। अभिजीत ने कहा तो शनाया बोली, उस दिन तनुजा आंटी ने भी तुम्हें इन सब से दूर रहने को कहा था। उनका डर जायज है। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह मर्डर मिस्ट्री में सबसे ज्यादा राज फिलहाल यही है कि हम उनके वारिस हैं, और उनके वारिस फिलहाल जिंदा हैं। अभिजीत ने कहा तो विराट उसे देखते हुए बोला, मतलब ये सच बाहर आते ही अगला हमला फिर होगा? बिल्कुल, जिस तरह हमारे पिता की हत्या कर दी गई थी। जाहिर सी बात है, कोई हमें क्यों ये सब जाने के बाद छोड़ेगा? अभिजीत ने कहा तो विराट बोला, मतलब इस बात की खबर फिलहाल किसी को नहीं चलनी चाहिए। अभिजीत मुस्कुराया और बोला, मानना पड़ेगा, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी के दिमाग का अंश तुम्हारे अंदर भी उतना ही है। विराट उसे देखते हुए बोला, लेकिन अब आगे का क्या सोचा है? फिलहाल तो ये कि हमें इस मर्डर का राज मालूम करना है, और इसमें मुझे तुम सबकी मदद लगेगी। एक बार असली मुजरिम सामने आ जाए तो फिर इस सालों पुराने राज से भी पर्दा उठ जाएगा, और साथ ही साथ हमें भी सबके सामने आने से कोई डर नहीं रहेगा। अभिजीत ने कहा तो विराट बोला, मुझे विहान की फिक्र हो रही है। इस वक्त उसे कुछ ना बताओ तो ही बेहतर है, क्योंकि हम इस वक्त किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते हैं। हमारा एक एक कदम बहुत सोचा हुआ होना चाहिए। अभिजीत ने कहा तो विराट बोला, समझ गया। सिया? अभिजीत ने कहा तो सिया बोली, मैं पूरी तरह नजर रखे हुए हूँ। फिलहाल तो कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं हुई उस दिन के बाद। तो अब होगी? अभिजीत ने कहा तो विराट बोला, लेकिन करेगा कौन? जल्दी ही सामने होगा वो इंसान। सिया मुस्कुराकर बोली और सब उसे देखते रह गए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर पर भी बिल्कुल नॉर्मल रहो। कुछ समय किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुम अपनी आइडेंटिटी से वाकिफ हो चुके हो। अभिजीत ने कहा तो विराट ने सिर हिलाया। दोनों भाई खड़े हुए और एक दूसरे से गले लगे। आज सच में बिछड़े हुए भाई आपस में जब गले लगे तो ये एहसास दुनिया से अनूठा हो चुका था। दोनों ही अपने परिवार से बिछड़कर अपनी नई जिंदगी में जरूर जी रहे थे, लेकिन जैसे ही वास्तविकता का भान हुआ तो खून की पुकार ने खून को खींच लिया, और ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के आखिरी अंशों ने उनकी मौत का पर्दा उठाने की साथ में कसम खा ली थी। दोनों ही इस समय भावुक हो गए थे, साथ में शनाया और सिया भी। दोनों नम आंखों से अलग हुए और एक दूसरे का ध्यान रखने का कहकर विराट जब सिया के साथ लौटा तो जाने क्यों भावुकता में उसने उसे गले से लगा लिया। सिया हैरानी से बोली, विराट? लेकिन विराट उसके गले लगे हुए ही बोला, बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मेरे ऊपर। मुझे मेरी पहचान से रूबरू करवाया है। तुम्हारा कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। उसके शब्दों ने सिया को तोड़ दिया था। जाने ये प्यार कैसा था जिसमें उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी, और वो उसे एहसान और कर्ज समझकर चुकाने की बात कर रहा था। वो शायद कभी भी उसके प्यार की गहराई नहीं समझ पाएगा। ये सोचते हुए सिया की आंखों से भी आंसू का एक मोती लुढ़क कर गाल पर आ ठहरा।
घर आकर विराट यशवंत जी और रमा जी से बोला, मैं मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आखिरकार विराट ने अपनी चुप्पी घर पर तोड़ ही दी। विराट, यशवंत जी भावुक हो गए। जिस क्षण से विराट के सामने सच्चाई आई थी, वह खुद भी बहुत टूट चुके थे। उनका इतना सालों से छुपाया गया राज एकदम से इस तरह सामने आएगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। पापा, विराट भी भावुक हो गया और उनके गले लग गया। यशवंत जी ने भी नम आंखों से उसे गले से लगा लिया और बोले, कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम मेरे बेटे हो। एक अनाथ बच्चे को इतनी अच्छी जिंदगी दी आपने, उसके लिए मैं जितना भी कहूँ। विराट बोलने लगा तो यशवंत जी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, जिंदगी हमने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने हमें दी थी। उनके बोलते ही एक कोने में बैठी रमा जी उनको देखने लगी, जिनके चेहरे पर फिलहाल कोई भी भाव पढ़ पाना मुश्किल था। वेदांत भी इस बात से खासे सदमे में था, लेकिन फिलहाल खामोश रहने के अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। क्या आप मुझे बताएंगी कि मैं आपको कहाँ और कैसे मिला? विराट ने उनसे पूछा तो वो बोले, विराट ये सब प्लीज पापा, अपने बारे में जब तक पूरा सच नहीं जान लूंगा तब तक इसी तरह बेचैन ही रहूंगा। विराट ने कहा तो यशवंत जी ने एक नजर उसे देखा और फिर हामी में सिर हिला दिया। सब लोग बैठे यशवंत जी को देख रहे थे। यशवंत जी बोले, 7 साल बीत चुके थे लेकिन एक बच्चे के लिए मैं और नंदा तरसते रहे। खुशहाल शादी होने के बावजूद नंदा बच्चे के लिए तरसती रही। बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 7 साल के बाद नंदा अवसाद में घिरने लगी। जब जब दूसरे के बच्चों को देखती तो उसे अपनी सोनी गोद दिखाई देती। मैं सब कुछ कर सकता था लेकिन इस एक चीज में मेरे हाथ बन चुके थे। एक दिन मैंने निर्णय लिया कि अनाथ आश्रम से जाकर एक बच्चा गोद ले लेंगे। नंदा पहले तो मेरे इस निर्णय में साथ नहीं थी, लेकिन मेरी जिद के बाद उन्होंने हार मान ली और एक दिन हम अनाथ आश्रम पहुंचे। जब हम अनाथ आश्रम पहुंचे तो एक के बाद एक बच्चों को देखने लगे। अचानक से ही तुमने नंदा का पल्लू पकड़ लिया और उसे देखते हुए रोने लगे। नंदा तुम्हारे पास आई तो तुम उसे माँ कहकर रोने लगे। उस वक्त तुम महज 1.5 साल के थे। नंदा से तुम्हारा रोना देखा नहीं गया और उसने तुम्हें गोद में लेकर चुप करवाया। जब हमने आश्रम के लोगों से बात की तो मालूम चला कि तुम 2 दिन पहले ही वहां आए थे और किसी के हाथ से कुछ खाने को तैयार नहीं थे, बस माँ की कर रोते थे। यह सुनकर नंदा को बहुत तकलीफ हुई और उसने तुम्हें ही चुना। उसके बाद जब हम तुम्हें घर लेकर आए तो नंदा को तुम्हारा और तुम्हें नंदा का सहारा मिलने लगा। तुम धीरे धीरे उसकी गोद में सुकून महसूस करने लगे और जब जब उसे माँ कहकर बुलाते तो उसे दुनिया की खुशी मिल जाती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तबीयत में इतना सुधार आएगा। धीरे धीरे तुम हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके थे। 5 साल बीत गए थे और तुम 6 साल के हो चुके थे जब हमारी खुशहाल जिंदगी में एक कहर आया। नंदा को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन बोलते हुए वो खामोशी से सिसकने लगे। विराट को भी याद था कि वो अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब था और उनकी मौत ने उसे अपने पिता से भी दूर कर दिया था। आज वो उनका दर्द समझ पा रहा था। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ तुम्हारे। शायद मैं जी भी नहीं पाता अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते बेटा। उन्होंने कहा तो विराट ने तुरंत उठकर उन्हें गले से लगा लिया। सिया ने भी चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए और वेदांत भी नम आंखों से मुस्कुराने लगा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना बेटा, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। नंदा को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। उसका बेटा उसकी आखिरी निशानी को भी नहीं संभाल पाया। उन्होंने जैसे ही कहा विराट मजबूती से उन्हें पकड़ते हुए बोला, आपने जो किया है वो कोई मेरे लिए नहीं कर सकता पापा। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ नहीं, ये तो मुझे कहना चाहिए। अपने गम और सदमे में मैं तुमसे दूर होता गया। तुम्हारी जरूरतों का ख्याल तो रखा लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम्हारी इस हालत का कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। उन्होंने कहा तो विराट बोला, आपकी कोई गलती नहीं पापा। आप खुद को दोष ना दें, बस जो भी हुआ उसे भूल जाएं। उन्होंने विराट को गले से लगाकर रखा तो वेदांत ने मुस्कुराकर अपनी आंखें पोंछ ली। यशवंत जी की नजरों ने जैसे ही पीछे खड़े वेदांत को आंसू पोंछते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देखकर वेदांत भी उनके पास आ गया और उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने गले से लगा लिया।
रमा जी बस अब देख कर चुपचाप खड़ी रही। वहीं सिया के चेहरे पर मुस्कान कायम थी। इधर मुंबई में सलोनी और अरुण मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे। ये कैसा है? सलोनी ने अरुण को दुकान में एक नेकलेस दिखाते हुए पूछा। अच्छा है, अरुण ने मुस्कुराकर कहा तो सलोनी ने दूसरा उठाते हुए कहा, और ये भी? अरुण बोला तो सलोनी चिल्ला पड़ी, जो उठा रही हूँ उसे ही बोल रहे हो कि अच्छा है? अरे पहनना तो एक ही है ना, तुझे जो पसंद आए वो ले ले, लेकिन पहनना तो तुझे कुछ और ही है। अरुण ने मुस्कुराकर कहा तो सलोनी बोली, क्या? क्या पहनना है मुझे? अरुण मुस्कुराकर बोला, अभी तो पसंद कर ले, बाद में बता दूंगा। बाद में कब? कल तो सगाई में पहनना ही है ना। हाँ तो कल पहनना है ना, तेरे पहनने से पहले तेरे पास सब आ जाएगा। अरुण मुस्कुराकर बोला तो सलोनी उसे घूरते हुए बोली, और अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो? आ जाएगा। अरुण आप भी निश्चित था तो सलोनी चिढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात, और वो आगे बढ़ गई। अरे, हैरानी के साथ मुस्कुराकर अरुण उसके पीछे चल दिया। जब देखो अकड़ूपन, बता देगा तो क्या चला जाएगा? सलोनी बड़बड़ाते हुए आगे चलने लगी, जबकि बीच बीच में उसकी निगाहें बराबर पीछे बनी हुई थी कि अरुण उसे मनाने के लिए उसके पीछे आ रहा है या नहीं। अरुण उसकी हरकतें देखकर और भी ज्यादा हंसे जा रहा था। जब कुछ देर में सलोनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अरुण पीछे दिखाई नहीं दिया, और ये देखकर वो हैरानी से बोली, ये कहाँ चला गया? उसने इधर उधर नजर घुमाई तो अरुण एक पानी पूरी वाले के पास खड़ा पानी पूरी बनाने को कह रहा था। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? बनाने के लिए आ रहे थे ना तुम? सलोनी ने पूछा तो अरुण बोला, तुझे किसने कह दिया मनाने के लिए आ रहा था? तो सलोनी चिल्ला उठी और बोली, खाओ तुम, बस पानी पूरी खाओ। तू भी खा ले, बढ़िया है एकदम। अरुण ने एक पानी पूरी मुंह में रखते हुए कहा तो सलोनी उसे गुस्से में खोने लगी। आपको भी दूं बिटिया? पानी पूरी वाली ने सलोनी से पूछा तो उसने भी एक नज़र पानी पूरी पर डाली तो उसका भी मन ललचा गया और वो बोली, ठीक है, बना दीजिए एक प्लेट। उसके मुंह से ये सुनते ही अरुण के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने चेहरा फेर लिया। वो इंतजार ही कर रहा था कि कब सलोनी पानी पूरी के लिए हाँ करेगी। सलोनी भी जब पानी पूरी खाने लगी तो उसका मूड कुछ बेहतर होने लगा। कुछ देर के बाद वो हाथ साफ करते हुए बोली, कितना हुआ काका? वो मुस्कुराते हुए बोला, आपका पेमेंट तो पहले ही हो चुका है बिटिया। हाँ? सलोनी ने हैरानी से पहले उन्हें फिर अरुण को देखते हुए कहा, कितना हुआ? साहब ने वैसे भी ज्यादा ही पैसा दे दिया था तो वो दिखाने के लिए खा रहे थे। बस बोले थे कि आपका मूड अच्छा होने तक खिलाना है, इसलिए कोई हिसाब नहीं है इसका। जैसे ही उसने कहा तो सलोनी ने अरुण को देखा। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सलोनी मुंह बनाकर फिर से आगे बढ़ गई तो इस बार अरुण उसके साथ चलते हुए बोला, अब तो गुस्सा गया ना? नहीं, सलोनी ने मुंह फेरते हुए कहा तो अरुण उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, फिर कैसे मानेगी? मैं नहीं मानूंगी, मुझे नहीं करनी कोई सगाई। सलोनी ने मुंह फेरते हुए कहा तो अरुण उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे भी यही लगता है। सलोनी अपना हाथ छुड़ाकर बोली, क्या लगता है तुम्हें? सलोनी ने हैरानी से उसे देखा तो अरुण बेशर्मी से बोला, क्यों बेवजह सगाई में टाइम वेस्ट करना? डायरेक्ट शादी ही करते हैं ना। मैं सार्थक से बोलता हूँ कि कल ही करते हमारी शादी। ए, सलोनी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, ए, मुझे एक एक रस्म पूरी चाहिए, समझे ना? अरुण ने उसकी उंगली पकड़ते हुए कहा, ऐसा क्या? सलोनी ने उसे कुछ देर देखा तो अरुण मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ देर पहले ही तो कुछ और ही कह रही थी। जाओ, नहीं करनी शादी मुझे। सलोनी ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, लेकिन उसने दुगनी ताकत से उसे अपने पास खींचते हुए कहा, अब नहीं, अब तो तू मेरी हो चुकी। अब तू माने या ना माने, ये शादी तो होकर ही रहेगी। सलोनी बस उसे देखती रह गई तो अरुण बोला, ऐसे ही देखती रहेगी तो कल ही शादी कर लूंगा। सलोनी उसे देखकर नजरें चुराते हुए दूर हटी तो अरुण बोला, तुझे जानना था ना कि तुझे क्या पहनना है कल? हाँ, अभी बताओगे? सलोनी ने आंखों में चमक के साथ पूछा तो अरुण मुस्कुरा दिया और बोला, चल। कुछ देर में वो उसे घर ले आया और बोला, मैं अभी आता हूँ। सार्थक घर पर ही था। वो सलोनी को देखकर बोला, ये कहाँ चला गया? पता नहीं, कुछ लेने गया है। सलोनी ने कहा तो सार्थक बोला, कल सगाई है और अभी तक तुम दोनों की तैयारी पूरी नहीं हुई। सब हो गया, बस वो कुछ लेने गया है। सलोनी ने कहा और कुछ ही देर में अरुण अपने हाथ में एक बैग लेकर आ गया। ये क्या है?
सलोनी ने उसे हैरानी से देखा तो उसने एक के बाद एक कुछ जेवर के डिब्बे बाहर निकाले और उन्हें एक एक करके खोलने लगी। एक हार, एक जोड़ी कंगन, एक जोड़ी पायल, मांग टीका और कान के झुमके थे जो सोने की दमक दिखा रहे थे। ये सब? सलोनी बड़ी हैरानी से बोली, जबकि सार्थक भी सब कुछ आश्चर्य से देख रहा था। माँ के हैं? जैसे ही अरुण ने कहा, सलोनी बस एक टक उसे देखती रह गई। अरुण भावुकता से बोला, जब माँ चली गई तो उनकी यही निशानियां रह गई थी मेरे पास। सबने कहा कि बेच दूं, लेकिन दिल नहीं किया। फिर जब उस दिन तेरे लिए वो लाल साड़ी ली थी तो ये भी याद आए, लगा कि तुझ पर बहुत अच्छी लगेंगे। और वैसे भी शायद माँ जिंदा होती तो वो भी ये तुझे ही देती अपने हाथों से। वो उन गहनों को देखते हुए बोला तो सलोनी ने सार्थक की ओर देखा और सार्थक ने भी हामी में सिर हिलाया। सलोनी ने अरुण के हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो अरुण ने हल्के से हंसते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, ये तुझे पुराने तो नहीं लग रहे, वरना हम दूसरे, मैं यही पहनूंगी। सलोनी ने कहा तो अरुण उसे गौर से देखने लगा। शायद वो मजबूरी में बोल रही हो, लेकिन नहीं, उसके चेहरे से खुशी छलक रही थी। कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर भी अरुण ने कहा तो सलोनी बोली, ये बहुत खूबसूरत है। आज के समय में तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ये गहने, और इसका बारीक काम। और फिर मैं समझ लूंगी कि ये माँ का आशीर्वाद है मेरे लिए। उसकी बात सुनकर अरुण कुछ बोल नहीं सका। उसके पास शब्दों की कमी सी होने लगी और सार्थक अपनी बहन को देखकर बस संतुष्टि से मुस्कुरा दिया। शायद ये दोनों ही एक दूसरे के हमसफर बनने के काबिल थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हर स्थिति में संभालना जानते थे। ये कल पहनना और अपने पास ही रखना, बाकी शादी के समय और बनवा लूंगा। अरुण ने कहा तो सलोनी बोली, इतने ही बहुत है, मैं क्या करूंगी इतने सारे गहनों का, पहने की और क्या। वैसे भी ये तो माँ के गहने हैं, मेरी तरफ से बनवाने बाकी हैं। बहुत पहले से सोच कर रखा था कि अगर तू जिंदगी में आई। बोलते हुए वो खामोश हो गया और सार्थक को देखने लगा। कुछ पल बाद वो संभल कर बोला, मतलब अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो जरूर तेरी पसंद के गहने बनवाऊंगा। सलोनी उसे देख कर मुस्कुरा दी और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हो ना उतना काफी है, लेकिन मुझे तो बनवाने हैं। अरुण ने कहा तो सार्थक बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी बस कल का ध्यान रखो, कल का कार्यक्रम अच्छे से हो जाए बस। फिर तो अब मैं खुद जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगा। सलोनी और अरुण एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अभिजीत वापस आ चुका था और कल अरुण और सलोनी की सगाई में शामिल होने वाला था। उसकी खुद की जिंदगी में इतनी उथल पुथल मची हुई थी कि उसमें वो सब कुछ भूल गया था। लेकिन ये मौका एक बार फिर उसे उन लोगों और रिश्तों के बीच ले आया था जहां वो पला पड़ा था। वो मालती जी के पास आया और पाया कि वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या सोच रही हैं आप? अभिजीत उनके पास बैठते हुए बोला तो मालती जी चौंक गई और बोली, तू कब आया? मैं तो कब का आ गया, आपने ही ध्यान नहीं दिया। अभिजीत ने उन्हें घुमाना चाहा तो वो बोली, आजकल कब आता है, कब जाता है, कहाँ रहता है, कुछ मालूम नहीं चलता। वो बहुत नीरस लग रही थी। अभिजीत ने उनका हाथ थाम लिया और बोला, मैं तो हमेशा ही आपके पास हूँ, बस एक आवाज़ की दूरी पर। यह आवाज़ अब बूढ़ी हो चली है, जाने क्यों वो भावुक हो चली थी। वो बोली, डर लगता है अभिजीत, बहुत डर लगता है तेरे लिए। मत डरो माँ, इस डर को निकाल फेंको। अभिजीत ने उन्हें सीने से लगाते हुए कहा तो मालती जी फपक पड़ी। अभिजीत उनका सिर सहलाने लगा, लेकिन उन्हें रोने से रोका नहीं। वो सिसकते हुए बोली, बहुत सालों की बात सुनी गोद भरी है तुमने मेरी, अब उसे उजड़ते नहीं देख पाऊंगी। कुछ नहीं होगा ऐसा, आप मेरी माँ हैं और हमेशा मेरे पास ही रहेंगी। अभिजीत ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा तो मालती जी उसे देखते हुए बोली, छोड़ क्यों नहीं देते तो ये सब, हम खुश हैं ना अपनी जिंदगी में। खुश तो था, लेकिन जब से अपनी सच्चाई को जाना है, सुकून की नींद नहीं सो सका हूँ माँ। आप नहीं जानती कैसा महसूस होता था पल पल, अंदर से कुछ कचोटता था मुझे। अंदर ही अंदर अपनी पहचान ना मिलने पर गुमशुदा सा महसूस करता था मैं। अभिजीत ने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की, जाने वो क्या समझी और क्या नहीं, लेकिन उन्होंने ये जताने की उसे कोई कोशिश नहीं की और आहिस्ता से बोली, तेरी पहचान तेरे असली माँ बाप मिलने पर, वो अब इस दुनिया में नहीं माँ। अभिजीत ने जैसे ही कहा मालती जी का चेहरा फक पड़ गया और वह उसे किसी सदमे में देखने लगी। अभिजीत सामान्य बना हुआ बोला,
उनका मर्डर हुआ था। मालती जी ने तुरंत मुंह पर हाथ रख लिया। अभिजीत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, पता नहीं, शायद यही मेरी किस्मत थी। जिस दिन उनकी हत्या हुई उसी दिन मैं आपको मिला, वरना शायद मैं भी ऐसे नहीं बोलते। मालती जी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपने आंसू पोंछने लगी। तुझे ये सब किसने बताया? मालती जी ने पल्लू से अपने आंसू साफ करते हुए पूछा तो अभिजीत बोला, बस ये समझ लो कि कुछ समय से इसी में उलझा हुआ था। तुझे मालूम चला वो लोग कौन थे और अब क्या करेगा तू? मालती जी ने पूछा तो अभिजीत बोला, कुछ हकीकत सामने आई है और कुछ से पर्दा उठना अभी बाकी है। आगे क्या करूंगा ये तो नहीं सोचा, लेकिन अपने माता पिता की मौत को गुमनाम मौत बनकर उनके कातिलों को आसानी से छोड़ूंगा तो नहीं। मालती जी उसे देखते हुए बोली, तू क्या करने का सोच रहा है अभिजीत? पता नहीं, फिलहाल तो मार्केट चलना है। अभिजीत उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाते हुए बोला, चलो। अरे लेकिन, मालती जी ने खुद को संभाला और बोली, क्या मुसीबत है? सलोनी की सगाई है ना कल, उसके लिए और अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लो। अभिजीत ने कहा तो मालती जी बोली, मैं क्या करूंगी साड़ी का? क्या करते हैं साड़ी का? पहनोगी और क्या करोगी? उनसे नकली नाराजगी दिखाकर वो उन्हें सामान्य करना चाहता था तो मालती जी बोली, अरे इतनी तो है मेरे पास, फिर भी मेरा मन है तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। अभिजीत ने उन्हें लगभग धकेलते हुए कहा तो मालती जी मजबूर होकर चली गई। बाजार में मालती जी को साड़ी दिलाने के बाद अभिजीत ने सलोनी के लिए भी एक साड़ी खरीदी। मालती जी दुकानदार से बात में लगी थी और वो पेमेंट करने आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र डिस्प्ले में लगी एक नीली साड़ी पर पड़ी। उसे जाने क्यों शनाया की याद आ गई। उस दिन उसे इंडियन आउटफिट में देखकर अभिजीत को पहली बार वो बहुत अलग सी लगी थी, शायद इतनी कि वो खुद को चाहकर भी उसे एक पल में उसे देखने से रोक नहीं पाया था। इसकी क्या कीमत है? अभिजीत ने पूछा तो मालती जी उसे देखने लगी। दुकानदार ने कहा, 2500। मालती जी उसे देखते हुए बोली, सलोने के लिए तो ले ही ली ना साड़ी, और ये नए जमाने की साड़ी मैं ऐसी नहीं पहनूंगी। अभिजीत बोला, वो एक दोस्त के लिए। मालती जी हैरानी से बोली, कौन सी दोस्त के लिए? अभिजीत बोला, आप नहीं जानती उसे। और वो दुकानदार से बोला, इसे पैक कर दीजिए। मालती जी उसे देखती ही रह गई। उनके मन में ढेर सारे सवालों ने जन्म ले लिया। उन्हें वो दिन याद आ गया जब अभिजीत को शनाया का कॉल आया था। उस वक्त भी उसके चेहरे पर बेचैनी आ गई थी। क्या उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं नहीं होती तो बताता ना वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नई जिंदगी के साथ साथ वो मुझे कुछ भी बताने से अब कतराने लगा है? ऐसे ही ना जाने कितने विचारों से उनका ध्यान टूटा जब अभिजीत ने उन्हें आवाज दी, चले माँ। हाँ हाँ, चल चल, बोलते हुए वो भी उसके पीछे चल दी। आगे क्या होगा? अभिजीत आगे क्या करने वाला है? क्या विराट और अभिजीत अपने माता पिता की हत्या का राज पता कर पाएंगे? क्या विराट और सिया के बीच सब कुछ सही हो पाएगा? क्या विराट पर फिर से हमला होगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।